राष्ट्रवाद वाली हुंकारों के दमखम है मोदी जी। दिल्ली का सिंहासन मोदी जी की राह निहार रहा। देश की खुशहाली समृद्धि का मौसम है मोदी जी। भारत के कोने कोने से बस यही आवाज उठी, अब भारत की जनता के दिल के पीएम है मोदी जी। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी, जिला अध्यक्ष श्रीमान दयाशंकर जी यादव, पूर्व विधायक आदरणीय तेजपाल सिंह जी, श्री जमुना प्रसाद मिश्र जी, श्री राम लखन पासी जी, श्री दल बहादुर कौरी जी, श्री महेंद्र सिंह जी, श्री रश्मि सिंह जी, श्री प्रदीप सिंह जी, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेरी छोटी बहन स्मृति ईरानी जी, और इस चुनाव में पड़ोस में प्रतापगढ़ के प्रत्याशी कुमार हरिवंश सिंह जी। बताइए दोस्तों, क्या सुनाए? भाइयों बहनों, चुनाव के कई चरण पूरे हो चुके हैं और मुझे देश भर में जाने का सौभाग्य मिला है। देश की जनता के रूबरू में जाकर के आशीर्वाद लेने का मैंने प्रामाणिक प्रयास किया है। भाइयों बहनों, चुनाव तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन ये चुनाव सभी पॉलिटिकल पंडितों के हिसाब किताब को गलत सिद्ध करने वाला है। क्योंकि पॉलिटिकल पंडित एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके आधा % इधर इसी की चर्चा में लगे रहते हैं। लेकिन देश की जनता का मिजाज क्या है, देश का मन क्या है, ये अगर समझना है तो जरा गौरीगंज आकर के नजारा देख लीजिए, ये जनसैलाब देख लीजिए, ये लोगों का मिजाज देख लीजिए। भाइयों बहनों, अब तक भाइयों
जो मतदान हुआ है उस मतदान में एक बात ये तय हुई है, देश की जनता ने जिन्होंने वोट डाला है उन्होंने 2 काम पूरे कर दिए हैं। एक, मां बेटे की सरकार गई, अब मां बेटे की सरकार को कोई नहीं बचा सकता। अगर लोगों को जेलों से बाहर निकाल करके उनके साथ गठबंधन करके राजनीति के दांव खेलेंगे तो भी बचने वाले नहीं हैं। जेल के पंछी भी अब कांग्रेस को बचा नहीं सकते हैं। भाइयों बहनों, मतदाताओं ने दूसरा काम किया है और वो दूसरा काम ये किया है कि आने वाली नई सरकार के लिए मजबूत नींव का शिलान्यास भी कर दिया। अब मेरे अमेठी के भाइयों बहनों, मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, अब आपका काम है मजबूत सरकार बनाना। अमेठी से कमल भेजिए, मजबूत सरकार बनाइए। जो घिसी पिटी पुरानी आदतों वाले लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, जब सुनीति जी को अमेठी भेजने का पार्टी ने निर्णय किया तो उनके दिमाग में इतना ही आया होगा कि एक सेलिब्रिटी है, तुलसी मेरे आंगन की है, वो अब अमेठी के आंगन में जाएगी तो कुछ होगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा राहुल भैया को परेशानी होगी। मैं देश के पॉलिटिकल पंडितों के सामने आज सार्वजनिक रूप से मेरी सोच, मेरी रणनीति इसका खुलासा करना चाहता हूं। आखिरकार हमने स्मृति जी को यहां भेजने का निर्णय क्यों किया? राहुल भैया को परेशान करने के लिए नहीं भेजा है, वैसे भी वो पूरी तरह परेशान है, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, स्मृति जी को मैंने राहुल जी की मुसीबतें बढ़ाने के लिए भेजा नहीं है, मैंने उनको भेजा है अमेठी की मुसीबतों को कम करने के लिए। भाइयों बहनों, स्मृति जी मेरे साथ काम करती है, मेरे गुजरात से वो राज्यसभा की सदस्य है, और जब वो राज्यसभा में चुन करके आई तो मेरे गुजरात में जो जिले हैं उसमें जो जरा पीछे है, मैंने स्मृति जी को कहा कि आप राज्यसभा में जो डंका बजाना है बजाना, लेकिन ये जिला मैं तुम्हारे हवाले करता हूं, मुझे इस जिले में बदल करके दे दो। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि गुजरात में मैंने जो जिला उनको दिया, एमपी के नाते काम करने के लिए, इतने कम समय में उस जिले को शानदार और जानदार बनाने का काम स्मृति ने करके दिखाया। और तब जाकर के मैंने फैसला किया, अगर उत्तर प्रदेश का सबसे बुरा हाल जिस जिले का होगा,
उस जिले में मैं स्मृति जी को भेजूंगा। तब हमारे दिमाग में अमेठी नहीं था। मेरे दिमाग में विकास का एक मॉडल खड़ा करना था, एक ऑल्टरनेट मॉडल मुझे लेकर के देना था। और मैं भाइयों, मैं ये रोज अखबार चलाने वाली दुनिया वाला नेता नहीं हूं। मैं घंटों तक लंबी सोचता हूं, दिन के दिन खपा देता हूं, दिमाग लगाता हूं। और मैंने जांच पड़ताल की और पाया ये उत्तर प्रदेश में सबसे बुरे हाल वाला कोई जिला है, वो मुझे अमेठी मिल गया। और उसी दिन मैंने ठान ली, भाइयों बहनों, मैंने ठान ली है, मैंने तय किया है, आने वाले 60 महीने में मैं अमेठी का ऐसा बदल कर दूंगा, ऐसा बदल कर दूंगा, जो आने वाले दिनों में दुनिया की यूनिवर्सिटी यहां केस स्टडी करने आएगी। हिंदुस्तान में पिछड़े जिले का विकास करना हो तो रास्ता अमेठी दिखाएगा। ये काम करने के लिए भाइयों बहनों, स्मृति को मैंने चुना है, अब आपको चुन करके मोहर लगानी है, आपको मोहर लगानी है। भाइयों बहनों, मैं यहां बदले की राजनीति करने नहीं आया, न मेरा वो रास्ता है। मैं यहां आया हूं बदलाव की राजनीति के लिए। हम बदलाव नहीं चाहते, हम बदलाव चाहते हैं। और मेरा भरोसा मेरी ये छोटी बहन पर है। भाइयों बहनों, हर एक को अपनी बहन पे भरोसा होगा, मुझे इस मेरी बहन पे ज्यादा भरोसा है। क्योंकि 1 महीने पहले भेजा मैंने, तब तक उनको अमेठी किस कोने में है मालूम नहीं था। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं दावा करता हूं, 40 साल से जो परिवार आपसे नाता जोड़ने की बातें करता है, मैं मीडिया के मित्रों में दम हो तो एक काम करके दिखाएं, एक काम करके दिखाएं। एक तरफ मेरी छोटी बहन को खड़ी कर दें और बगल में राहुल भैया और पूरे परिवार को खड़ा कर दें, पूरे परिवार को। और सिर्फ पूछिए उनको, अमेठी लोकसभा क्षेत्र के गांवों के नाम पूछिए, और कुछ नहीं, सिर्फ गांवों के नाम पूछिए। मैं दावे से कहता हूं, अगर स्मृति ईरानी 100 गांवों के नाम बोल पाएगी, ये पूरा परिवार 10 गांव के नाम नहीं बोल पाएगा। भाइयों बहनों, जनता से जुड़ने का मतलब क्या होता है? क्या वोट बटोरना? भाइयों बहनों, अब सरकार तो बीजेपी की बन रही है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मुझे हिंदुस्तान के सामने देश तो बनाना है, लेकिन सबसे पहले मुझे अमेठी बनाना है। मुझे लोगों ने कहा, मोदी जी ये एबीसीडी बंद करो, मैं अमेठी से ये शुरू करना चाहता हूं, अमेठी से ये शुरू करना चाहता हूं और विकास के बीच तक ले जाना चाहता हूं। भाइयों, आप मुझे बताइए, मैं हैरान हूं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा जा करके गुजरात के मॉडल पे सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। और जो लोग आए दिन मोदी के बाल की खाल उधेड़ने में लगे हैं, क्या उनमें हिम्मत है
कभी पूछा उन्होंने अमेठी का हाल क्या है? भाइयों बहनों, मैं गुजरात में जब मुख्यमंत्री बना तो मेरे यहां कन्या शिक्षा में हम बहुत पीछे थे। भाइयों बहनों, जब मेरे अफसरों ने मुझे, मेरी पहली मीटिंग थी मुख्यमंत्री बनने के तीसरे दिन की बात कर रहा हूं, उन्होंने कन्या शिक्षा की स्थिति का वर्णन किया। मैं रात भर सो नहीं पाया था दोस्तों। मेरे राज की बेटी स्कूल नहीं जाती थी, मैं बेचैन हो गया। मैंने बीड़ा उठाया, मैं बच्चियों को स्कूल ले जाऊंगा। जून महीने की 40-45 डिग्री टेम्परेचर में मैं गुजरात के गांवों में जाता हूं, घर घर जाता हूं, बच्चियों को उंगली पकड़ करके स्कूल ले आता। फिर मैंने इंक्वायरी की, बच्चियां पढ़ने क्यों नहीं जाती? तो ध्यान में आया कि तीसरी कक्षा के बाद बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं। और मैं हैरान हो गया, बच्चियां इसलिए स्कूल छोड़ती थी कि स्कूल में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं था। भाइयों बहनों, मैं शर्मिंदगी महसूस करता था। जिस गुजरात के विकास की इतनी बड़ी बातें लोग सुना रहे हैं कि पहले तो गुजरात ऐसा था, पहले तो गुजरात ऐसा था, स्कूल के अंदर बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं था। भाई, मैंने जी जान से लग गया, टॉयलेट बनाने में लग गया। 76,000 टॉयलेट बनाए बच्चियों की स्कूल में, क्योंकि बच्चियां स्कूल में जाए, पढ़े। भाइयों बहनों, अभी मुझे हमारे वाजपेयी जी बता रहे थे, 30-40 साल तक बड़े बड़े दिग्गज प्रधानमंत्रियों को आपने चुना, बड़े बड़े परिवारों को चुना। यहां की स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं है। भाइयों, क्या करना है? आप मुझे बताइए, आप में से कोई मेरे से मर्सिडीज गाड़ी मांग रहा है क्या? आप में से कोई बंगला मांग रहा है क्या? आप में से कोई अमेरिका में भेजने के लिए मांग कर रहा है क्या? आप क्या मांगते हो? पीने का पानी चाहिए। क्या चाहिए भाइयों? पीने का पानी चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, घर में बिजली चाहिए। अरे कम से कम मां बेटे के सम्मान के लिए एक शौचालय हो जाए। इससे तो अधिक कुछ मांगते नहीं हो भाइयों। इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने अमेठी को ये भी नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है। और तब जाकर के भाइयों, आज मैं यहां किसी को बुरा भला कहने के नहीं आया। मुझे नहीं कहना है, उनको मुबारक है, डिक्शनरी में जितनी गालियां बोलनी है बोल ले। अभी भी 4 दिन है, 4 दिन है, मजा ले लीजिए, मजा ले लीजिए। मोदी को जो सुनाना है सुना दीजिए। कम से कम आपका गुस्सा निकालने के लिए तो मोदी काम आया। आखिर मोदी तो हर एक के काम आएगा। भाइयों बहनों, मैं अमेठी में हिंदुस्तान की जनता को कोई राजनीतिक संदेश देने के लिए नहीं आया। मैं सिर्फ आपकी पीड़ा को मेरी पीड़ा बनाने आया। मैं यहां सिर्फ आपके दर्द को बांटने के लिए आया हूं। मैं यहां आया हूं, नौजवानों, 40 साल में 3 पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी है। 40 साल में इस परिवार ने 3 पीढ़ियों के सपनों को चूर चूर कर दिया है। मैं नई पीढ़ी की आंखों में सपने संजोने के लिए आया हूं। आपके सपने
आपके सपने मेरे सपने बने, इसलिए मैं आया हूं भाई। मैं हैरान हूं भाई। ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार देखिए। उनका एक नेता ये कहने की हिम्मत करे, ये कहने की हिम्मत करे स्मृति ईरानी है कौन? ये सवाल पूछ रहे हो आप? स्मृति ईरानी है कौन? भाइयों बहनों, लोकतंत्र में, सार्वजनिक जीवन में ऐसे सवाल करने का हक राज परिवारों को नहीं है। छोटे से छोटा गरीब इंसान भी, उसको मुझे ये पूछने का अधिकार नहीं है तुम कौन हो। अरे तुम मेरे भारत मां के लाल हो, तुम हिंदुस्तान के नागरिक हो, यही मेरे लिए काफी है, यही मेरे लिए काफी है। लेकिन अहंकार जब सातवें आसमान पर पहुंच जाता है तो भाइयों बहनों सुध बुध खो जाती है, और तब सार्वजनिक जीवन का शिष्टाचार भी लुप्त हो जाता है। और सवाल पूछ देते हैं स्मृति ईरानी है कौन? मैं बताता हूं कौन है। मेरी छोटी बहन है, मैं बताता हूं। 40 साल इस भूमि को आपने बर्बाद किया है, उस भूमि को सजोने के लिए आई है, सर्जन करने के लिए आई है, यहां के जीवन के कल्याण करने के लिए उसे हमने भेजा है। बिहाई है, आपके पापों को धोने के लिए आई है। वो आई है, यहां के लोगों की जिंदगी में एक नई जान फूंकने के लिए आई है। भाइयों बहनों, देश को क्या चाहिए? क्या वंशवाद चाहिए? भाई भतीजावाद चाहिए? क्या करके रखा है? भाइयों बहनों, हमने सिर्फ विकास को ही ललकारा है और किसी मुद्दे को मैं ललकार नहीं रहा हूं। अभी मैं स्मृति जी का एक कार्यक्रम मैंने YouTube पर देखा, वो घोषणा पत्र के कार्यक्रम में गई थी, और ये ABP न्यूज वाले घोषणा पत्र के कार्यक्रम में बड़े बड़े दिग्गजों को बुला के बिठाते हैं। और मैंने देखा था ये सारे पत्रकार मिलकर के किसी को 40%, किसी को 20% तो घेर लेते हैं। कोई 60% बच जाता है, कोई 40-50% बच जाता है। लेकिन मैंने स्मृति जी का घोषणा पत्र कार्यक्रम देखा, वो बिल्कुल अमेठी के विकास के मुद्दे पर अड़ी रही। और जितने दिग्गज बैठे थे, बुरा मत माने मीडिया के लोग, बुरा मत माने, अमेठी के मुद्दे पर जब घोषणा पत्र में बोल रही थी, सारे दिग्गज पत्रकार निहत्थे हो गए थे। और अकेली स्मृति ईरानी ने उन सारे पत्रकारों को परास्त कर दिया, परास्त कर दिया। क्यों? हम मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, हम विकास की लड़ाई लड़ते हैं। और जब आप विकास के मुद्दों पर जवाब नहीं दे पा रहे हो, देश के नौजवानों के भविष्य की चर्चा नहीं कर पा रहे हो, तो किसी पीछे आरोप लगाने में लग जाते हो। भाइयों बहनों, पहले तो ये मां बेटे कभी मेरा नाम नहीं देते थे। उनको लगता था कहीं इस आदमी का नाम दे दिया तो पता नहीं जिंदगी का क्या हो जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, जब पूरा देश मोदी मोदी मोदी, तो इसका असर उन पर भी तो होता है, उन पर भी होता है। तो अभी पिछले 5-6 दिन से वे मेरा नाम बोल करके बोल रहे हैं। और मैडम सोनिया जी ने कहा, उन्होंने कहा ये मोदी तो मांग रहा है,
भाइयों बहनों, मैंने कहा था ये दिल मांगे मोह, और आज भी मैं कहता हूं मैं अमेठी में मांगने के लिए ही आया हूं। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में जनता जनार्दन ये ईश्वर का रूप है। जनता जनार्दन ये परमात्मा का रूप होती है। और भाइयों बहनों, ये परमात्मा के रूप स्वरूप जनता जनार्दन के पास मांगने के जाना, इसे मैं गर्व अनुभव करता हूं। और मैडम सोनिया जी, आपके राज परिवारों ने, आप जैसे राज परिवारों ने हम गरीबों के लिए मांगने के सिवा कुछ छोड़ा है क्या? छोड़ा है क्या? अरे इतना ही नहीं मैडम, हम मांगते हैं, लूटते तो नहीं है ना। आप मुझे बताइए भाइयों, मांगने वाला अच्छा कि लूटने वाला अच्छा? मांगने वाला अच्छा कि लूटने वाला अच्छा? मांगने वाला अच्छा कि लूटने वाला अच्छा? मुझे गर्व है, जनता मेरे साथ है। लूटने वालों से मांगने वाला ज्यादा अच्छा है। मैडम सोनिया जी ने कहा, ये मोदी तो अभी चुनाव के नतीजे नहीं आए और अपने आप को प्रधानमंत्री मान बैठा है। मैं जानता हूं एक मां के लिए ये समय कितना कठिन है, मैं जानता हूं। बेटे को तैयार करने के लिए 10 साल इस मां ने कितना कष्ट झेला है, मैं समझ सकता हूं। बेटा कहीं सेटल हो जाए, इसलिए मां ने क्या कुछ नहीं किया। एक मां को मैं समझ सकता हूं। और इसलिए मां के नाते आपके 10 साल की मेहनत पानी में जा रही है। इसके कारण आपकी परेशानी में समझ सकता हूं। लेकिन आपने जो कहा है कि मोदी तो अपने आप को पीएम मान लिया है, मैडम सोनिया जी, और तो क्या कहूं, इतना ही कहता हूं, आपके मुंह में घी शक्कर। यही कहते हैं ना अपने गांव में यही कहते हैं। भाइयों बहनों, मैं मां बेटे के गुस्सों को समझ सकता हूं, क्योंकि आज तक उन्होंने गरीबों के नाम पर देश को ठगा है। और भाइयों बहनों, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि गरीब मां का बेटा उनको ललकारेगा। भाइयों बहनों, ये राज परिवारों में रहने वाले, जिस परिवार में प्रधानमंत्रियों का जन्म होता है, ऐसे परिवार को एक चाय बेचने वाला उनको हजम नहीं हो रहा। आप मुझे बताइए भाइयों, क्या गरीब मां के घर में पैदा होना गुनाह है क्या? क्या चाय बेच करके सामान से जीना गुनाह है क्या? क्या गरीबी में पल पढ़ करके आगे बढ़ना गुनाह है क्या? मुझे गुनहगार बना दिया जाता है। इसलिए मैं आपकी दुनिया से नहीं आया,
आपकी दुनिया से 60 साल तक बहुत आए। अब वक्त बदल चुका है। अब हिंदुस्तान के गांव गरीब के घर से बच्चे आने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं। गांव गरीब के घर से बच्चे आने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं। कब तक गरीबों को दबाओगे? कब तक गरीबों को दबोचोगे? आपकी ठेकेदारी लूट रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, अब ये इलेक्शन कमीशन पर कसौटी है। आज मार्केट बढ़ने वाला है अमेठी का। आज अमेठी का मार्केट बढ़ने वाला है। कांग्रेस की गाड़ियां निकल चुकी हैं। गाड़ियों में माल भरा पड़ा है। कल जो 5,000 का माल था आज 25,000 में बिकने वाला है। लेकिन ये दिल्ली से निकले हुए लोगों सुन लो, ये अमेठी के स्वाभिमान लोग हैं। इन्होंने आपको प्यार दिया, आंख बंद करके 40 साल तक दिया है। और अब वो जग गए हैं। अब जग गए हैं। आपकी कोई ताकत उनको खरीद नहीं सकती। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है अमेठी में निष्पक्ष का चुनाव करके दिखा दें। दबाव में आए बिना करके दिखा दें। भाइयों बहनों, ये परिवार किस प्रकार का है देखिए साहब। मैं तो हैरान हूं। लोग पहली बार यहां जनता, आपने देखा होगा, ये मीडिया वालों की कमाल देखी होगी आपने। बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा अमेठी में या रायबरेली में चुनाव प्रचार में उनका कैमरा एक व्यक्ति के चेहरे पर ही लगा रहता था। एक बार भी उन्होंने जनता नहीं दिखाई, क्योंकि 25-30 लोग हुआ करते थे। देखिए कितनी मदद कर रहे हैं लोग, कितनी मेहनत कर रहे हैं। बुरा मानोगे लेकिन सच सुनना पड़ेगा यारो। आपने पाप किया। आपने 40 साल तक अमेठी की जनता के साथ धोखा किया है। धोखा किया है मेरे भाइयों। आपने सच को छुपाया। एक चेहरे पर कैमरा लगाया और कहीं से आवाज आ जाती थी, रास्ते का क्या हुआ, पानी का क्या हुआ, बिजली का क्या हुआ, तो कैमरा बंद कर देते थे। बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया है। ये स्मृति ईरानी अकेली ने सारा चिट्ठा खोल दिया। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। कितना जुल्म किया है यहां की जनता पर, इसका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं, जब उनको पूछा जाता, लोग हिम्मत कर रहे हैं। इस बार अमेठी के लोगों को ये भी सलाम करता हूं, इस बार उन्होंने जिस परिवार को इतना प्यार किया, इस बार सवाल भी पूछे हैं। अच्छा किया। लोकतंत्र में अगली बार मुझे भी सवाल पूछना कि आपकी छोटी बहन ने काम क्यों नहीं किया। मेरा जवाब मांगना, मेरा जवाब मांगना। भाइयों बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं, जब उनको पूछा गया बिजली, सड़क, पानी, तो उन्होंने क्या कहा? नहीं, केंद्र सरकार तो क्या कर सकती है, ये राज्य सरकार नहीं करती। सफेद झूठ। नहीं, आपकी तो राज्य सरकार से ऐसी दोस्ती है कि आपके लिए वो उम्मीदवार भी नहीं खड़े करते। और जब काम की बात आए और उन्होंने इतनी आपकी मदद की, जरा कम से कम बाप बेटे की सरकार का धन्यवाद तो कर देते कि भाई चलो आपने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, अच्छा किया, इतना तो कर देती है। देखिए ये इनकी भी कभी इज्जत नहीं करते। आप मुझे बताइए, मैं आपको विश्वास से कहता हूं, हमारे राजनीतिक विरोध है, सपा से भी है, बसपा भी है। यहां सपा के भी एमएलए हैं, बसपा के भी एमएलए हैं। लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं, कल अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मेरी छोटी बहन यहां से एमपी बनेगी और मैं यहां पर किसानों के लिए पानी का प्रबंध की योजना लाऊंगा और मैं मुलायम सिंह को कहूंगा
कि भैया इस काम में मदद करो, मैं दावे से कहता हूं वो मुझे 100% मदद करेंगे। हमारा राज्य विरोध है लेकिन मदद करेंगे। क्यों? भाई यहां का भला करती है, दिल्ली सरकार करती है, तो क्यों रोकेंगे? अरे इतना ही नहीं, यहां के सपा के बसपा के पांचों एमएलए, अगर मैं कहूंगा कि मेरी बहन वहां एमपी है, मुझे ये काम वहां करना है भलाई के लिए, वो कहेगा आप चिंता मत करो, मेहनत मैं करूंगा, आप लाइए। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे विश्वास है यहां का सपा का एमएलए होगा, यहां का बसपा का एमएलए होगा, यहां भले बाप बेटे की सरकार होगी, लेकिन दिल्ली में हमारी सरकार बनने के बाद यहां मैं कोई विकास का काम लाऊंगा, वो पूरी तरह मेरी मदद करेंगे, ये मेरा विश्वास है। ये क्या झूठ बोल रहे हो? कैसी राजनीति करते हो? क्या राजनीति करते हैं? अरे यहां का डीएम भी काम करेगा, ये मैं आपको दावे से कहता हूं। काम करने का इरादा चाहिए भाइयों, और काम करने की समझ चाहिए। क्या बनाते हैं भाइयों बहनों, देश को गुमराह करने की तरकीबें चलती हैं। आजकल इस देश में इस परिवार को तो सवाल पूछने की हिम्मत किसी में नहीं है। हमको आए दिन लोग पूछने वाले बहुत मिल जाते हैं, उनको पूछेंगे नहीं। ये हमारे राहुल भैया, आपके एमपी महोदय, आप एक इश्तेहार निकालो, कहां गए वो लोग, कहां खो गए? 10 साल पार्लियामेंट में, 10 साल पार्लियामेंट में अमेठी का अ नहीं लिखा है, अमेठी का अ नहीं बोले। और अगर आप यहां की सरकार को दोषित कहते हो, काम नहीं किया, मैं इस परिवार को चैलेंज करता हूं कि रायबरेली और अमेठी के विकास के लिए उन्होंने राज्य सरकार को कोई चिट्ठी लिखी हो और काम न हुआ हो, वो सार्वजनिक किया जाए। आप मुलायम सिंह, हमारा विरोध है, मैं मुलायम सिंह के खिलाफ बोलता हूं, लेकिन इस मुद्दे में मैं कहता हूं आपने अगर किया है तो सार्वजनिक करो कि आपने मुलायम सिंह जी की सरकार को या मायावती जी की सरकार को विकास के लिए इतनी चिट्ठियां लिखी थी, काम नहीं किया। और पब्लिक को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? किया ही नहीं तो क्या बताएंगे भाई? कामचोर है, कामचोर। फिर यही, मैं आपके परिवार का हूं, आप मेरे पिताजी को जानते थे, आपके देश ऐसे चलता है क्या? ना, देश ऐसे चलता है क्या? हमारे राहुल भैया ने कहा कि मोदी जी गुस्से की राजनीति करते हैं। एक नेता ने कहा कि राहुल भैया राजीव गांधी के कदमों पर चलते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि राहुल भैया राजीव गांधी के ही कदमों पर चल रहे हैं, मैं सहमत हूं। लेकिन उन्होंने कहा मोदी गुस्से की राजनीति करते हैं। देश का मीडिया मेरे सामने है, हिंदुस्तान पूरा सुन रहा है। मैं चाहता नहीं था, लेकिन मजबूरन अमेठी की धरती पर मुझे आज कच्चा चिट्ठा खोलना पड़ रहा है। खोलूं? पूरा खोल दूं? एक भी शब्द इधर उधर किए बिना बताता हूं, व्यक्तिगत टिप्पणी किए बिना सिर्फ हकीकतें बताता हूं। निर्णय आप कीजिए। आप कहते हैं राहुल भैया राजीव जी के कदमों पर चलते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, गुस्से की राजनीति कौन करता है? कुछ साल पहले जब राजीव गांधी राहुल गांधी से भी छोटी उम्र के थे और कांग्रेस पार्टी के महासचिव थे, और श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ये एक पार्टी के महासचिव थे। मैं हैदराबाद गए, एक पार्टी के महासचिव को रिसीव करने के लिए आंध्र के मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर आए, और पता नहीं
राजीव गांधी का गुस्सा ऐसा भड़क गया, आंध्र के चुने हुए मुख्यमंत्री उससे उम्र में डबल थे, अंजैया जी, उनको एयरपोर्ट पर इन्होंने डांटा, अपमानित किया, गुस्सा किया। एयरपोर्ट पे भरी पब्लिक के बीच अंजैया जी आंख में आंसू निकल आए। ये गुस्से की राजनीति कौन करता है बताइए? क्या देश के चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ एक पार्टी का महासचिव सार्वजनिक रूप से ये व्यवहार करे, ये गुस्सा है कि नहीं है? दूसरी बात बताता हूं भाइयों बहनों, जरा आपकी माता जी की भी सुन लीजिए, वो गुस्से की राजनीति कैसी करती है। भाइयों बहनों, पहले मैडम सोनिया जी ने कहा था मुझे राजनीति में नहीं आना, बाद में उनको लगा परिवार का क्या होगा, तो उन्होंने पिछले दरवाजे से आने की कोशिश की। सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के चुने हुए अध्यक्ष थे, बुजुर्ग थे, और उनका एक और गुना भी था जो मेरा भी है, वो पिछड़ी जाति से आते थे, अति पिछड़ी जाति से आते थे। और मैडम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और मैडम ने तय किया सीताराम केसरी को हटाओ। शाम को अंधेरा होने के बाद मैडम सोनिया जी के सिपाही सालार पहुंचे, कांग्रेस पार्टी के बुजुर्ग राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठा करके, कांग्रेस दफ्तर से उठा करके धक्के मारते मारते फुटपाथ पर के ला करके फेंक दिया था। ये टीवी वालों के पास वो विजुअल पड़े हैं, दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे मुझे मालूम नहीं। भाइयों बहनों, कोई मुझे बताए गुस्सा कौन करता था, किसका गुस्सा था ये? राहुल भैया, आपकी माता जी के गुस्से की बात कर रहा हूं। सरकार का। अरे इतना ही नहीं, गुस्से की राजनीति आपने कैसे की? भाइयों बहनों, हमारे देश के इतिहास में एक बहादुर शाह जफर का नाम सुना है, इतिहास में हम पढ़ते हैं। बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, आजादी के लिए जंग किया था। और अंग्रेजों को ये बहादुर शाह जफर के प्रति इतना गुस्सा था कि जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई तो अंग्रेजों ने दिल्ली में उसे 2 गज जमीन देने से मना कर दिया था। अंग्रेजों को बहादुर शाह जफर, जो कि आजादी का जंग लड़ता था, इसलिए इतना गुस्सा था, दिल्ली में 2 गज जमीन नहीं दी थी। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री श्रीमान पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने नेहरू के मॉडल छोड़ करके आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ी प्रधानमंत्री के नाते, कांग्रेस पार्टी के थे, प्रधानमंत्री थे, देश में कुछ करके गए थे। जब उनका स्वर्गवास हुआ, मैडम सोनिया के गिरा गुस्सा फिर 7वें आसमान पर पहुंचा और अंग्रेजों ने जैसे बहादुर शाह जफर को 2 गज जमीन नहीं दी थी, मैडम सोनिया ने अपनी पार्टी के ही भूतपूर्व प्रधानमंत्री को दिल्ली में अग्नि संस्कार करने के लिए 2 गज जमीन देने से मना कर दिया। ये गुस्सा, ये द्वेष, क्या ये लोकतंत्र की परिभाषा है? इतना ही नहीं भाइयों, इससे आगे बताता हूं। जब पीवी नरसिम्हा राव की स्मशान यात्रा निकली तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि उनका शरीर कांग्रेस दफ्तर पर ले जाया जाए। मैडम सोनिया जी का गुस्सा कम नहीं हो रहा था, उन्होंने मना कर दिया, कांग्रेस कार्यालय पर नरसिम्हा राव के अंतिम दर्शन का कार्यक्रम नहीं होगा, और नहीं हुआ। ये गुस्सा है कि नहीं भाइयों? ये गुस्सा है कि नहीं? अरे राहुल भैया, अब तीसरी पीढ़ी की बात कर लो, आपकी स्वयं की। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की संसद सर्वोपरि है, कैबिनेट सर्वोपरि है, प्रधानमंत्री सर्वोपरि है। भारत की कैबिनेट ने एक निर्णय किया, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया, और एक पार्टी का पदाधिकारी पत्रकार परिषद बुलाए। हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका में थे,
खुद की पार्टी के प्रधानमंत्री और गुस्से में कहते हैं नॉनसेंस, नॉनसेंस, और कहते हैं ये गलत निर्णय करके फाड़ देते हैं कागज। कैबिनेट के निर्णय का पान गुस्सा कौन करता है भाई? प्रधानमंत्री की पगड़ी किसने उछाली? प्रधानमंत्री की पगड़ी किसने उछाली? आप मुझे बताइए भाइयों, क्या देश में ये राजनीति चलेगी क्या? और आप मुझे बताइए, यहां इतने दिनों से प्रचार कर रहे हैं, महंगाई के संबंध में एक शब्द बोला क्या? महंगाई के लिए जवाब दे रहे हैं, बेरोजगारी के लिए जवाब दे रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए जवाब दे रहे हैं, अमेठी के विकास का जवाब दे रहे हैं। ये जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाई भाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लोकतंत्र में ये हमारा दायित्व बनता है। भाइयों बहनों, अमेठी के भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मेरे शब्द लिख करके रखिए। टीवी वाले मित्रों भी, अभी जो मैं बोल रहा हूं इसको जरा अपने आर्काइव में संभाल करके रखिए। 2019 में जब चुनाव आएगा, मैं खुद आऊंगा, मैं अमेठी का हिसाब दूंगा। देश ऐसे नहीं चलता है, देश जिम्मेवारियों से चलता है। इन्होंने जिम्मेवारियां निभाई नहीं। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ने 2009 में अपने धोखा पत्र में कहा था, घोषणा पत्र में, अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 5 साल में 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। ये मां बेटे यहां बैठे हैं, मैं अमेठी के लोगों को पूछता हूं, आपको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया भाई? पूरी ताकत से बताओ मुझे, रोजगार मिला? मीडिया वाले लिखो, दिखाओ दुनिया को। आप मुझे बताइए भाइयों, मिला रोजगार? आपके परिवार में किसी को मिला? आपके गांव में किसी को मिला? आपसे धोखा किया कि नहीं किया? धोखा किया कि नहीं किया? आपसे वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? अब नाता तोड़ने का वक्त आया है, तोड़ोगे। भाइयों बहनों, पीड़ा होती है, दर्द होता है। ये टोली है 2000 लोगों की जो देश को लूट रही है पहले, और मैं इस टोली के खिलाफ निकला हूं। देश को लूटने नहीं दूंगा भाई। और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल जी हार जाएंगे तो वो तो विपक्ष में भी बैठेंगे, लेकिन मोदी हार जाएगा तो कहां जाएगा? मेरे कांग्रेस के नेता, चिंता मत करो, मेरी चाय बनाने की किटली का सामान तैयार है। चाय बेच करके पेट का गुजारा करना आता है। मुझे बताइए भाइयों, क्या 2 टाइम पेट भरने के लिए भ्रष्टाचार करना जरूरी है क्या? लोगों को लूटना जरूरी है क्या? क्या ईमानदारी से राजनीति नहीं हो सकती है? ये क्या कर रहे हैं भाइयों बहनों? भाइयों बहनों, मैं अपनी बात बताने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं 4थी बार मुख्यमंत्री बना हूं, 4थी बार मुख्यमंत्री हूं और राज्य का मुख्यमंत्री हूं, सुखी राज्य का मुख्यमंत्री हूं। लेकिन उस सुखी राज्य के 4 बार बने मुख्यमंत्री की मां, उसकी मां 90 साल से ज्यादा उम्र है, जब वोट डालने गई तो किराए के ऑटो रिक्शा में गई थी। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे यहां विकास करना है,
मुझे यहाँ शिक्षा की चिंता करनी है, मुझे यहाँ किसानों को पानी पहुंचाना है, मुझे यहाँ किसानों को उनकी फसल पर पूरी कीमत मिले इसका प्रबंध करना है, मुझे नौजवानों को रोजगार देना है, मुझे माताओं बहनों को सम्मान देना है। और मेरे प्रतिनिधि के नाते मेरी छोटी बहन को आपके पास छोड़ता हूं। आपके सुख दुख की चिंता वो करेगी, आपको कभी कमी महसूस नहीं होने देगी। आपकी अपनी बहन जितने आपका ख्याल रखती है, उससे ज्यादा ये मेरी छोटी बहन आपका ख्याल रखेगी। आप देख लीजिए भाइयों, आपने 40 साल एक परिवार को दिए, आपने 60 साल शासकों को दिए हैं। अब एक सेवक को मौका दो भाई, एक सेवक को मौका दो। 60 साल शासकों को चुना है, 60 महीने के लिए एक सेवक को अवसर दो, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मैं लूटने नहीं आया, मैं मांगने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, चुनाव अभियान कुछ ही मिनटों में बंद हो जाएगा। अब जिम्मेवारी 7 तारीख को मतदान कब है भाइयों? मतदान कब है? सबके सब बताओ मुझे, मतदान कब है? मतदान कब है? मतदान कितने बजे है? कितने बजे शुरू होगा? कितने बजे शुरू होगा? सबसे पहले वोट डालने कौन जाएगा? हाथ ऊपर करो, कौन जाएगा? सबसे पहले कौन जाएगा? सबके सब जाओगे? तय करो, पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान और मेरे नौजवान साथियों, अभी आने वाले 48 आवर ये मां बेटे का कारोबार चलेगा। संभाल लेना सर, संभालोगे ना? कुछ लूटने नहीं दोगे ना? संभालोगे? मेरी इज्जत आपके हाथ में सौंप करके जा रहा हूं। सवाल चुनाव का नहीं है, सवाल आपके सेवक की इज्जत का है। सवाल चुनाव का नहीं है, एक गरीब मां के बेटे की इज्जत का है। सवाल चुनाव का नहीं है, सवाल चाय बेचने वाले बेटे का है। भाइयों बहनों, आपके दिमाग में कमल होगा, आपके दिमाग में कमल होगा, आपकी जुबान पे कमल होगा, आपके दिल में कमल होगा, लेकिन 7 तारीख को ये कमल उंगली पे उतरना चाहिए। ईवीएम मशीन पे जाकर के उंगली दबानी चाहिए और फिर कमल खिलेगा। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा करना हम सबका दायित्व है। एक ही मंत्र भाइयों, एक ही मंत्र विकास, एक ही मंत्र विकास, एक ही मंत्र विकास। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।